आज की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बजट सत्र के पहले दिन महामहिम को बेचारी महिला कहकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा राष्ट्रपति अपने भाषण के दौरान बहुत थक गई थी, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके भाषण को बोरिंग यानी उबाऊ बताया। अब एक तरफ कांग्रेस नेताओं का यह बयान है, दूसरी ओर इस बयान को राष्ट्रपति भवन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि बीजेपी ने कहा राष्ट्रपति के अपमान के लिए सोनिया गांधी देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो क्या महामहिम पर दिए बयान पर सोनिया गांधी देश से माफी मांगेंगी? और क्या सोनिया गांधी का यह बयान आदिवासियों के खिलाफ है? आपकी आवाज में करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। क्या भारत की राष्ट्रपति बेचारी है? कांग्रेस के बयान पर बीजेपी आक्रामक। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को बेचारी क्यों कहा? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा कि झूठे वादे किए गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग करार दे दिया। संसद परिसर में सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी बताते हुए कहा कि अभिभाषण के अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी और एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। बोरिंग। नो कमेंट। No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. सोनिया राहुल के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा ये राष्ट्रपति का अपमान है, राष्ट्रपति बेचारी नहीं सशक्त हैं। ये देश की बेटी का अपमान है, ये आदिवासी विरोधी टिप्पणी है। कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए। देश की महिला राष्ट्रपति जी हैं, देश की एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। हमारे उड़ीसा क्यों हैं? ये उड़ीसा का अपमान है, भारत की आदिवासी समाज के अपमान है, वंचित वर्ग के अपमान है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान है और भारत की महिला शक्ति का ये अपमान है। हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफी मांगना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस के ऐसे विवादित बयान कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रपति बनने से पहले से ही कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू पर हमलावर रही है, मगर इतने बड़े पद पर आसीन महिला को बेचारी कहकर कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के लिए ही नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस मामले में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा शाही परिवार ने राष्ट्रपति का अपमान किया, इन्हें दलितों की तरक्की पसंद नहीं, कांग्रेस ने आदिवासी बेटी का अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। अब आपको सोनिया गांधी के इस बयान पर कांग्रेस की सफाई भी सुना देते हैं। मामले में प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना है? My mother is a 78-year-old lady. She simply said
that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now. And it's pretty clear that she means no disrespect. खबर और मुद्दा भी आपने जान लिया, बयान भी आपने सुन लिए, और इसी बात से जुड़े कुछ सवाल सामने रखना जरूरी हो जाता है, जिन्हें हम डिबेट में आगे रखेंगे। सवाल नंबर 1, सोनिया के लिए राष्ट्रपति बिचारी क्यों? क्या राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग था? सवाल यह, अभिभाषण पर सोनिया राहुल में क्या बात? सवाल यह भी, कांग्रेस ने आदिवासियों का क्या अपमान किया? सोनिया राहुल ने किया आधी आबादी का अपमान? आरोप लग रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो महामहिम का पान, सियासी घमासान, आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन एक तरफ बजट को लेकर देश भर में चर्चा है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी के बोरिंग वाले बयान और सोनिया गांधी के बेचारी वाले बयान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई, दुर्भाग्यपूर्ण बताया, वो भी आपने समझ लिया। अब इस मुद्दे पर हम डिबेट करने जा रहे हैं, और इस डिबेट में मेरा साथ निभाएंगी छत्तीसगढ़ से मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी, रायपुर में मौजूद हैं। अब जरा मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी, बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती, अर्थशास्त्री अजय देवनानी, और हम बात करें वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी की। आप हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और आदिवासी समाज से सुभाष पार्टे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपसे बात करवाएंगे, सवाल पूछेंगे। तृप्ति, आज काफी हंगामा देखने को मिला, काफी बार पलटवार हुआ। कहां तो ये चर्चा हो रही थी कि बजट में क्या उम्मीदें होंगी, क्या खास होगा, लेकिन दिशा बदली ऐसी जिस पर कांग्रेस इस वक्त घिरी नजर आ रही है। धनंजय सिंह ठाकुर जी, सबसे पहले आप ही प्रतिक्रिया दीजिए। ये कमेंट, ऐसा कमेंट है जिसको लेकर इस वक्त कांग्रेस घिरी हुई नजर आ रही है। देखिए दिव्यांग जी, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का अपमान नहीं किया है। सोनिया गांधी जी एक महिला है और महिलाओं के बारे में बेहतर समझती है। उनको लगा कि राष्ट्रपति महोदय जी भाषण देते देते थक गई है, इसलिए उन्होंने कहा ना कि बहुत थक गई थी राष्ट्रपति महोदय जी, और उसके बाद उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार से कोई अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपमान की बात कर रही है तो आप देखेंगे राष्ट्रपति महोदय जी को लेकर कई जगह भाजपा के बड़े नेता भाषण में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। तो बताइए, जब खुद वो गरीब बोल सकते हैं, खुद इस चीजों को इस्तेमाल करते, तो अपमान कैसे हो गया? पहली बात। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी का अभी भाषण, अच्छा धनंजय जी, एक बात बताइए, राष्ट्रपति का जो पद है, सबसे बड़ा पद है, उनके लिए किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में बोरिंग शब्द वो किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी नेता द्वारा कहा जाए, क्या आप उसे जायज ठहरा? राष्ट्रपति जी के शब्द नहीं, उसके भाषण को लेकर कहा गया है। और आपको चर्चा होगा, राष्ट्रपति जी के भाषण हो या राज्यपाल जी के भाषण हो, उस भाषण पर चर्चा होती है सदन में। उस दौरान बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और ये संसद की प्रक्रिया के तहत है ये चीजें। तो नहीं, सच ए पुअर थिंग, ऑब्जेक्शनल प्रधानमंत्री जी को सच ए पुअर थिंग जो है वो आपसे गलत नहीं मानते, मतलब आप इसे नॉर्मल मान रहे हैं? मैं संसद में बात नहीं कही गई है, संसद में इस प्रकार टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन संसद में ही हमने देखा है कि विपक्षी नेताओं ने किस प्रकार से राष्ट्रपति के भाषण को लेकर जो टिप्पणी की है, जो सब देश के सामने है। दूसरी बात मैंने कहा ना, जब भाजपा खुद कहती है एक गरीब आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया है, जब वो खुद गरीब शब्द का इस्तेमाल करती है तो क्या वो सही है? दूसरी बात, मैंने प्रधानमंत्री जी को सुना, अभी मैं कुछ देर पहले राष्ट्रपति महोदय जी का अभिभाषण को सुन रहा था, वो हिंदी में बोल रही थी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राष्ट्रपति जी को हिंदी नहीं आती, ये कैसे बात हो गई है? मतलब आप राष्ट्रपति जी हिंदी में बोल रही हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनको हिंदी नहीं आती, तो अपमान और मान कहां पर है, बता दीजिए मुझे आप। देखिए, हिंदी नहीं आती नहीं कहा, आपने बयान ठीक से सुना नहीं धनंजय जी। उन्होंने कहा कि वो उड़ीसा से आती है और उड़िया उनकी मातृभाषा है, बावजूद इसके उन्होंने बहुत अच्छे से ये भाषण दिया, ये कहा। खैर, इस पर दोबारा लौटूंगी। राजीव चक्रवर्ती जी, बात की का बतंगड़ बनना इस देश में या कई जगहों पे छोटी छोटी, ये घर पे भी बहस हो जाती है कई बातों को लेकर के, लेकिन सच अ पुअर थिंग, क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है
कि आपको लगता है कि बेचारी कह देना, इसके मायने कैसे निकाले जा रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजी में तो ये भाषा की संस्कृति का अंतर दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं है तृप्ति जी, मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी मानसिक दुविधा में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी, उनके लीडरान, उनके कार्यकर्ता, उनके मन में यह रचा बसा है कि कहां एक विराट गांधी परिवार है और कहां मध्यम वर्गीय लोगों की एक पार्टी है जो इस देश में सत्ता के माध्यम से सेवा करना चाहती है। यह मानसिक एक संतुलन है, ये विवेक जो बोलते हैं ना, विवेक शून्य हो जाना, ये विवेक शून्यता है। पिछले लगभग 11 वर्षों से एक पार्टी एनडीए, जिसमें विभिन्न पार्टियों का गठजोड़ राज कर रही है, और जो लोग हैं उनके मन में राजशाही, राजाकार की भावना, सामंतवादी और खानदानी एक परंपरा भरी हुई है कि ये लोग कहां से आ गए, इनके राष्ट्रपति। मुझे ध्यान है कि जब चुनाव के पूर्व भी द्रौपदी मुर्मू जी आए थे तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, और उन्होंने अपने कैंडिडेट सिन्हा जी के पक्ष में बहुत सारी अभद्र भाषा कही। वो कहने लायक नहीं है सदन में, आपके सामने हम नहीं कह सकता। तो इस प्रकार से जो मान मर्यादन करना है, ये विवेक शून्यता मानसिकता की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, कहते हैं ना कि सच जुबान पर आ ही जाता है। इनके मन में किसी के प्रति कोई आदर नहीं है, केवल अपना खानदान, हमारी विरासत, हमारा खानदान के आगे ये चल नहीं सकते। और उसी समय राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण पर हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति को कहना ये तो बोरिंग भाषण दे रही है। ये कह देना कि ये गरीब है, तो राष्ट्रपति कोई गरीब नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी कोई गरीब नहीं है, वो एक शिक्षिका रही है, बहुत बेचारी काम है। तो ये बेचारी कह देना कि लाचारगी, और हाँ ऐसा कह देना, तो देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई अगर सदन में है तो उनकी बातों पर हम उस भाषण पे डिबेट कर सकते हैं। शर्मा नगली जी, जरा आप कैलकुलेट कीजिए, बिंदु पर आपने दिन भर आज आपने कांग्रेस के बयान भी सुन लिए, बहुत दुखद है। ओके, आदिवासियों के अपमान के आरोप लग रहे हैं, और जो सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी सफाई दे रही हैं। जरा कैलकुलेट कीजिए, सबको बताइए क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। देखिए माननीय शर्मा जी, सबसे पहला तो ये है कि देश की सर्वोच्च नागरिक वो हैं, राष्ट्रपति महोदया के संदर्भ में इस तरह की टिप्पणी करने से किसी भी दल के नेता को, कार्यकर्ता को, आम आदमी को बचना चाहिए। और जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, बेचारी के मीनिंग तो हिंदी में कई सारे निकलते हैं, असहाय, निसहाय, गरीब, दीन, ये सारी चीजें ये उसी परिधि में आती हैं। मेरा ये मानना है कि माननीय सोनिया गांधी जी को इस शब्द से बचना चाहिए था। उनको बाकी जो एक अच्छे शब्द थे उनका इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि वो, हालांकि ये बेचारी शब्द कोई असंसदीय नहीं है, लेकिन इससे बचना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं वो एक उनके प्रति एक मैसेज जाता है। नहीं, इसे अगर हम आसान शब्दों में समझें तो शब्दों की गरिमा होती है, एक लकीर होती है हर पद के लिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं कि उसी तरह से जो मैंने कहा ना, असंसदीय नहीं है, लेकिन एक आपको गरिमा रखना चाहिए। दूसरा, जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि बोरिंग, तो जहां तक मेरी समझ है, मैं पिछले 30 वर्षों से संसदीय रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आमतौर पे जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं और यदि राष्ट्रपति महोदया का या राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो विपक्ष इसी तरह की बात करता है, बोरिंग। कुछ लोग तो राज्यों में ये तक करते हैं कि विपक्ष के लोग उनका बायकॉट कर देते हैं, गर्भगृह में चले जाते हैं, उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल कर देते हैं। हालांकि इन्होंने मर्यादा को तोड़ा नहीं है, अच्छा रहा कि उन्होंने मर्यादित आचरण रखा आज माननीय राहुल गांधी जी ने। मेरा यहाँ स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रपति महोदया कभी भी दीनहीन, गरीब और इन सब परिधि में नहीं आती है। अब ये जो उन्होंने कहा है, जो मेरी समझ कहती है कि चूंकि वो एक आदिवासी वर्ग से आते हैं और आदिवासी वर्ग की बात की है। तृप्ति, हमारे साथ आदिवासी समाज के सुभाष पारते भी जुड़ गए, जरा उनसे भी सवाल लीजिए, क्योंकि आदिवासियों के अपमान के आरोप लग रहे हैं। ठीक है, सुभाष पारते जी आदिवासी समाज से हमारे साथ में। सुभाष जी, क्या आपको लगता है ऐसा कि एक आदिवासी राष्ट्रपति के मान अपमान से जोड़ करके इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है, लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सोनिया गांधी लगभग आधी सदी से हिंदुस्तान में हैं, उनकी भाषा अंग्रेजी है, और अंग्रेजी में जिस तरीके से वो कह रही हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई सीधा टारगेट
महामहिम को किया उन्होंने? देखिए, राष्ट्रपति का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है, वो भारत देश की पहचान है और एक सशक्त देश के एक प्रथम महिला के साथ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को कम आंकना है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आदिवासी समाज से पहली बार राष्ट्रपति जैसे बड़े पद को सुशोभित हमारा समाज कर रहा है और हमारी एक पहचान है। तो उस हिसाब से देखिए, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज प्रकृति के करीब है और उनका नेचर बहुत स्वाभाविक है, जैसा वो बोलते हैं वैसा उनका विचार होता है। तो इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना बेचारी, तो ये कहीं ना कहीं गरिमा को उनके तार तार करता है और इस ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। एक बड़े पद के बड़े जो राजनीतिक पार्टी हैं, गलत मैसेज जाता है। अभी तक कभी भी इन राजनीतिक पार्टियों ने उतना बड़ा पद नहीं दिया और जब कोई पद में आया है तो उनके समाज का अपमान है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। ओके, अजय देवनानी जी, चलिए पूछ लेती हूँ मैं धनंजय जी से एक बार। धनंजय जी, अच्छा कोई बात नहीं, धनंजय से पूछ लीजिए। धनंजय से पूछिए, कोई बात से मैं एक सवाल पूछिए। धनंजय जी, सोनिया गांधी करीब करीब आधी सदी से हिंदुस्तान में है, क्या अब तक भी उनको ये एहसास नहीं है या कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदी कहती है, उनकी भावनाएं हैं, भाषा की भावनाएं हैं, भाषा की गरिमा है, तो आपको लगता है कि उसके बावजूद शब्दों का चयन ठीक नहीं हो पाया? क्योंकि सीधे सीधे अर्थ निकाल लिया जाएगा, बेचारी। मैंने तभी आपको नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य सुनाया ना, वो तो साफ साफ कर रहे हैं राष्ट्रपति मोदी जी को हिंदी जो बातें हैं, मैं तो हिंदी में सुनाव कर रहा हूं। अगर मान अपमान की बात है तो सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री ने अपमान कर दिया। मैंने मान अपमान की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो रोज फिर अपमान कर रही है। जहां भी भाजपा सुन लीजिए, जहां जाओ भाजपा नेताओं का भाषण सुन लो। एक गरीब आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, जब वो हमारे राष्ट्रपति बन चुकी है, लेडी की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, सुनिए, सुनिए सब मेहमान, सुनिए जरा एक बात। कांग्रेस के नेता ने सब मेहमान एक बात सुनिए, मोदी जी का अपमान नहीं किया है। अच्छा ठीक है, भाषण पे टिप्पणी लगातार होते आ रही है। एक मुहावरे का जिक्र कर रहा हूं, सरकार मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया है। जीवन हो, राजनीति हो, कोई भी मंच हो, एक मुहावरे का इस्तेमाल कर रहा हूं और अजय देवनानी जी जरा इस मुहावरे की व्याख्या कीजिएगा, तोल मोल के बोल। हाँ अजय देवनानी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए निश्चित जी, हेलो, हाँ अब बोलिए आप। हेलो, बोलिए जी, हेलो जी। निश्चित तौर पर आज सदन में इकोनॉमिक सर्वे भी पेश हुआ और राष्ट्रपति जी का माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी था। और तो निश्चित रूप से तोल मोल के बोल, आज हम सब डिबेट में ही बैठे हुए हैं तो ये सबसे पहले हम पे लागू होता है, ये बहुत तोल मोल के हमें भी बोलना चाहिए। और देश की संसद आज 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है और इस बजट पे मैं समझता हूं कि हेलो जी, हाँ बोलिए आप अजय। हेलो अजय जी बोलिए, आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी, हम लोग आज इस बजट की पूर्व संध्या पे यहाँ डिबेट में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आज विकसित भारत के रोड मैप पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस बजट पे देश की नहीं इंटरनेशनल निगाह लगी हुई है कि भारत कैसे आज 6 और 7 की इकोनॉमी हम लोग जीडीपी पेश कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे पे आया, और हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारी संसद पे, हमारे हर वक्तव्य पे पूरे देश के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया की भी निगाह है। आज हम लोग 5th ग्रोइंग इकोनॉमी हैं और बहुत जल्दी 2027 के आसपास 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सदन एक ऐसा मंच है जहां पे सदन के अंदर और बाहर हम मीडिया से क्या बात कर रहे हैं उसमें टिप्पणी बहुत संतुलित होनी चाहिए। और ये बहुत गौरव की बात है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति ट्राइबल का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, साथ में महिला वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करती हैं और इस वक्त संपूर्ण भारत के सर्वोच्च पद पे तो हम सबका रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो कहीं से ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी कि जो टिप्पणी होनी चाहिए थी। कल आपको क्रिटिसिज्म के लिए कल बजट के बाद बहुत मौका है पक्ष को विपक्ष को अपनी बात रखने का, लेकिन एक राष्ट्रपति पद ऐसा गौरव वाला पद है जिसके लिए हमेशा एक संतुलित वे में ही आपको बात करनी चाहिए, संतुलित वे में ही आपको कमेंट होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं विपक्ष से आशा करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा हो तो एक उनका कमेंट का लेवल एक बहुत संतुलित रहे, गरिमापूर्ण रहे।
यही आशाएं हैं कि विपक्ष भी देश के लिए जरूरी है और एक स्ट्रांग विपक्ष भी देश के लिए जरूरी है, लेकिन अगर ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एक उनकी खुद की भी गरिमा कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो मैं एक अर्थशास्त्री के रूप में आज यहाँ बैठा हूँ बैठक में, और जहां तक आदिवासी के अपमान की बात हो रही है, तो अब पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से आदिवासी नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर केदार कश्यप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की वैचारिक कंगाली है। सुनिए क्या कह रहे हैं। आदिवासी समाज कोई कांग्रेस की जागीर नहीं, जब चाहे तब कांग्रेस पार्टी हमारे आदिवासी समाज को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम करता है, जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, कांग्रेस के सुप्रीमो सोनिया गांधी ने जिस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति को उन्होंने पुअर लेडी, बेचारी कह करके, और उनके अन्य नेता जिस तरीके से राष्ट्रपत्नी कह करके अपमानित करने का हमेशा काम किए हैं, ये इनकी मानसिकता को उजागर करती है कि ये हमारे आदिवासियों के प्रति क्या सोच सकते हैं। कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चाहूंगा कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के साथ, पूरे देश के साथ में वो माफी मांगे इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए। ठीक, सरमन नगेले जी, ये मुद्दा तो खूब बड़ा बन गया राजनीतिक लिहाज से, लेकिन आपको क्या लगता है, भाषा की अपनी अपनी खूबियां होती है, अपनी संस्कृति होती है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी लीडर है सोनिया गांधी, उनको हिंदी भाषी लोगों की भावना या संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए इतने बरस में तो जरूर। लेकिन एक उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगी कि जैसे मूसलाधार शब्द है, तो ये बारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आसमान से मूसल गिरते हो ऐसा तो होता नहीं। वैसे ही एक बार किसी अखबार नवीस ने लिख दिया था कि इट वॉज अ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये मूसलाधार बारिश के लिए होता है, तो उसको किसी ने अनुवाद कर दिया, किसी के अखबार नवीस ने, कि आसमान से कुत्ते बिल्ली बरस रहे थे। तो भाषा का जो अंतर है, समझने का अंतर है, उसमें संवेदनशीलता और भावनात्मकता कितनी होनी चाहिए, खास तौर पे राजनीतिक दलों के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी सावधान नहीं है इस चीज को लेकर, आपको लगता है सरमन जी? देखिए तृप्ति जी, कांग्रेस पार्टी के साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि माननीय सोनिया गांधी जी हिंदी भाषी राज्यों से नहीं है, हालांकि भारत में रही है, लेकिन बहुत सारे हिंदी के शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े साहित्यकारों को, वरिष्ठ पत्रकारों को भी मालूम नहीं रहते, क्योंकि हिंदी बहुत समृद्ध, बहुत विशाल भाषा है। तो हो सकता है कि हालांकि ये शब्द बेचारी शब्द जो है ना, ये सामान्य शब्द लोग समझ जाते इसका मीनिंग कि उसका संदर्भ क्या रहता, लेकिन उनसे कहाँ त्रुटि हो गई, कहाँ उनसे गलती हो गई कि अंग्रेजी का वो मीनिंग ही समझ के उसको बोल गई, जब हिंदी में उसके अर्थ बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि तो हुई है, चूक तो हुई है, और इससे उनको बचना चाहिए था। मेरा यहाँ ये कहना कि जो बार बार ये बात आ रही कि वो आदिवासी वर्ग से आती है और वो बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, तो मेरी जानकारी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने के.आर. नारायण को देश का राष्ट्रपति बनाया था। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी ने मीरा कुमार को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे तमाम सारे लोगों को देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचाया है। तो ये बात सच है कि इस कार्यकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला को, और वो भी उड़ीसा की, और वो भी एक आदिवासी वर्ग से आती, उनको बनाया है। मेरा यहाँ ये मानना है कि लोगों को एक जो संवैधानिक पद है उनसे जाति और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पूरे फिर देश के हो जाते हैं, वो किसी एक जाति धर्म के नहीं रहते। ये तो एकदम सही कह रहे हैं, ना तो वर्ग में भेद, ना किसी में, यहाँ भेद भाषा का हो रहा है, और इस भाषा के भेद पर ही गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि राजनीतिक दलों को कैसी सावधानियां, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी। जी, आज जैसे इकोनॉमिक सर्वे आया है, ऐसा मुझे उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बजट MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो इस देश की 30% इकोनॉमी को कैरी करता है, जो इस देश में लगभग 40% के आसपास जॉब जनरेट करता है, और साथ ही मीडियम इनकम क्लास ग्रुप के लिए बहुत सारी सौगातें लेके आएगा ये बजट। और हमें ऐसा लगता है कि लगातार जो है जो एक संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देश को एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का,
के रूप में आगे ले जाए। तो कहीं ना कहीं आज हम मध्य प्रदेश में भी बैठे तो हम देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव भी सबसे पहले आने के साथ ही उन्होंने देश की इकोनॉमी पे काम किया, प्रदेश की इकोनॉमी पे काम किया। और आज भोपाल में कुछ दिनों बाद 24-25 तारीख को एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। तो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रोड मैप दिया है, उसको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं और उस रोड मैप पे मुझे ऐसा लगता है कि लगातार काम किया जा रहा है। और ये बजट मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल इनकम क्लास और एमएसएमई वर्ग के लिए बहुत सुखद रहने वाला है, ऐसा मुझे उम्मीदें हैं। जैसे हम लगातार मान रहे हैं कि टैक्स में जो रिलैक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई की दर बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी में ग्रोथ है 6 to 7% के बीच जीडीपी में ग्रोथ दिखाई है, जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है। और जो हम एक संकल्प लेकर चल रहे हैं पूरे देशवासी की 2047 में हमें विकसित भारत का जो रोड मैप है और 2027 में हम जो एक लगातार थर्ड ग्रोइंग इकोनॉमी में पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए जो एक काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स में बहुत सारी रिबेट्स मिलने की उम्मीद है। 10 लाख तक की जो टैक्स है उसमें एक रिबेट मिलने की उम्मीद है। और जो 15 से 20 लाख का जो सेक्शन है जिसमें 30% था, वो बढ़ के 20 से 25 लाख हो सकता है। सरमन नगेले जी में मान सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन में। जी जी ठीक है सरमन नगेले जी। हेलो। अब जनता की उम्मीदें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन हर चीज तो संभव नहीं है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको लग रही हैं कल आने वाले बजट से? सरमन जी। देखिए दिव्यांश जी, मेरे को ऐसा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से जो एक 4 मिशन उन्होंने बनाए हैं, जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। पहला उनका है गरीब, दूसरा है महिला, तीसरा किसान और चौथा है उनका युवा। और ये मैं कह सकता हूं कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो लगभग 100 से अधिक टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में और अखबारों के साक्षात्कार में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा था कि हम एक 100 डेज का प्लान बनाएंगे और उस 100 डेज में 25 दिन का एक्स्ट्रा प्लान हम सिर्फ युवाओं के लिए बनाएंगे कि युवाओं के सपनों को कैसे हम साकार करें, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, वो कैसे स्वावलंबी बने और कैसे भारत की तरक्की में, भारत की ग्रोथ में, भारत के वैश्विक पटल पर उसकी एक मेधा के रूप में उनका कैसे उपयोग हो। तो हम यानी कि युवाओं के जो सपने हैं उनको पंख लगाने का काम हम करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 4 चीजों पर उनका फोकस होगा। अब जैसे कि मैंने महिलाओं का बताया, तो उन्होंने नमो दीदी एक अपना कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें उन्होंने ड्रोन की भी एक योजना चालू की है। इस वर्ष वो 1500 ड्रोन जो है ना महिलाओं को देने का उनका लक्ष्य है। और उसमें बजट का भी पिछले बजट में अच्छा खासा आई थिंक मेरे को 15,000 करोड़ का प्रावधान उन्होंने रखा था। अब इस बार कितना रखते हैं कहना अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा किसानों के लिए ग्रामीण विकास की या मनरेगा की बात करें तो वहां आपको क्या दिखता है? क्योंकि लगातार ऐसी देखा गया है कि बजट बड़ा ड्रॉप हुआ है वहां से, और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए अब देखिए ड्रॉप हुआ है तो हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो मैंने अभी शुरू में कहा ना कि किसान और गरीब और महिला और युवा, ये सारे के सारे लोग गांव में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं। शहरी जो लोग रहते हैं उनकी नौकरी की अपेक्षा रहती है, वो अच्छे से सेटल हो जाए। गांव के लोगों की अपनी अपेक्षा। चलिए, मौका भी है, दस्तूर भी है। हमारे साथ सुभाष पारते लगातार बने हुए हैं, अब आदिवासी समाज से आते हैं। सुभाष जी, आपने राहुल और सोनिया के बयान को लेकर सवाल भी खड़े किए और कहा कि कांग्रेस का ये बयान बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आदिवासियों का अपमान हुआ है। लेकिन मैं सवाल आपसे ये है कि कल बजट आने वाला है, आदिवासी समाज को क्या क्या उम्मीदें हैं? आप लोग चर्चा तो करते होंगे, बातचीत तो करते होंगे, तो क्या आजकल बातें हो रही हैं आपस में? देखिए, सकारात्मक बजट हो और इम्प्लीमेंटेशन जो है धरातल पे जो योजनाएं आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बंदरबाट का कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है। ट्राइबल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं ये गांव देहात तक हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और सकारात्मक जो चीजें हैं वो समझ नहीं आता। ये योजना का एक तो पहले प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, बजट का बहुत सारी योजनाओं को तो समझ ही नहीं पाते हैं हमारे लोग। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि शासन हमारे लिए जो योजनाएं हैं उसका धरातल पे योजनाओं को लाए और प्रचार प्रसार भी करें, जिससे राजेश चक्रवर्ती जी चीजों को लेके ये हमारी योजनाओं का पैसा कहाँ जाता है ये कई बार। राजेश चक्रवर्ती जी, अब बजट का इंतजार हो रहा है हर जगह,
जी। और बजट पेश होने से पहले मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीद है कि कुछ तो राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो, लेकिन निचले तबके तक, हर वर्ग तक बजट का हिस्सा बड़ा असरदार हो, इसके लिए क्या कोशिशें चल रही हैं? देखिए, हम जब इस मंच में बैठे हैं तो अजय जी ने पहले ही कहा कि एमएसएमई जो लघु और सूक्ष्म उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए जो 30% होता है इस पूरे अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसको ग्रोथ किया जाएगा। और जब देखिए, जब हम लघु उद्योग की बात करते हैं, लघु उद्यमी की बात करते हैं, तो उसमें सारे लोग समाहित हो जाते हैं। वह न केवल रोजगार देता है, न केवल अपना पेट पालता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। आपको पता है, जो अभी विश्व की व्यवस्था चल रही है कि जो चीन से और अमेरिका के बीच जो टसल चल रहा है, जो वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की आबादी देख रही है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक निर्माण का क्षेत्र बने। तो दुख तो इसी बात का है कि हमारे विपक्ष को ये सहन नहीं हो रहा है। वो तो जगह जगह यूनिवर्सिटी किराए पर लेकर हॉल पर कह रहे हैं कि भारत में कुछ अच्छा नहीं है, लोकतंत्र का अपहरण हो गया है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, चौपट हो गई है, हमारे शासन को लाइए साहब। जॉर्ज सोरस साहब से हाथ मिलाते हैं, चीन में जाके चुपचाप मिलते। तो देखिए, दिक्कत वहीं पर है। हम पहले ठीक है, होता था ये पॉलिटिकल टसल है, इसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। धनंजय सिंह ठाकुर जी, दो बातें बताइए। नहीं, पॉलिटिकल नहीं है ये, इकोनॉमिकल। दो ऐसी बातें बताइए जो सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी इस बजट से कर रही है, पूरी होगी नहीं होगी कल पता चल जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पैसा बढ़ा दिया है। तेंदुपत्ता में जो ट्राइबल हमारे बंधु काम करते हैं, उस पर भी उनकी मजदूरी बढ़ा दी। आप तृप्ति जी से पूछ लीजिए। तो दुख इसी बात का है कि कांग्रेस पार्टी को ये सहन नहीं हो रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए दिव्यांश जी, आपको याद होगा जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से बजट के पहले एक हलवा वाली सेरेमनी होती है। वो हलवा बहुत बड़ा संदेश देता था कि हलवा जो बन रहा है सभी वर्गों में बराबर बटेगा। पर हम 11 साल से देख रहे हैं, हलवा तो बनाया जाता है और सब लोगों को दिखाया जाता है कि इस बार बजट में आपके लिए हलवा रहेगा, गुड़, शक्कर, तिल, जो भी उसमें डालते हैं, काजू, किसी बादाम, छुआरा। पर जब हलवा बन के रेडी हो जाता है, यानी बजट आ जाता है, तो बजट में 2 लोगों के प्रति ही पूरी प्रभाव दिखता है, 2 लोगों के प्रति जिम्मेदारियां दिखती है, बाकी लोगों को तो सिर्फ ऐसी झुंझुना पकड़ा जाता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मैं पिछले 2 बजट की बात करूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। और 2 बजट में आप देखेंगे किसानों की सब्सिडी जो मिलती थी, उसमें 2 बजट में लगभग 45,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दिया गया है। एक और यूरिया की बोरी 50 किलो से 45 किलो में आ गया, 45 किलो से 40 किलो हो गया। रेट बढ़ते जा रहे हैं, बजट करते जा रहा है। किसान कैसे लाभान्वित होगा? दिल्ली में किसान सड़कों के बाहर बैठे हुए हैं। उम्मीद करता हूं इस बजट, अगर किसान सम्मान निधि बढ़ती है तो क्या आप इसे सकारात्मक फैसला मानेंगे? किसान सम्मान निधि अगर बढ़ती है तो ये कैसा किसान सम्मान निधि है? ये कैसा सम्मान निधि? किसान तो सम्मान मांग रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं हमारे समर्थन मूल्य को आप कानूनी दर्जा दीजिए। ये किसानों का सम्मान होता है। किसान को आप 2000 रुपए दे के सम्मान की बात करते हैं। किसान दिल्ली में नहीं घुस पा रहा, किसान का सम्मान है क्या ये? तृप्ति, सुन लीजिए ना, 20 लाख, तृप्ति आप एक मिनट, 20 लाख करोड़ का। धनंजय जी, थोड़ी हल्की बातें भी, थोड़ी जरा हल्की बातें भी करते हैं। बहुत सीरियस माहौल चल रहा है इस समय। तृप्ति, आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आप ऑफिस में भी काम करती हैं, बहुत ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। तो बतौर एक गृहिणी, बतौर एक कह लीजिए वुमेन, क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बजट से? जरा पूछ लीजिए, मौका है, क्योंकि आप भी चर्चा करते होंगे काफी, तो जो बातें हैं वो यहां पर भी रखनी जरूरी है। अजय देवनानी जी, ये महिलाओं को में एक खास मुद्दा ये हमेशा से रहता है कि किचन का बैलेंस तो बना रहे, सेविंग हो जाए, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो जाए। तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये लंबे वक्त से देखा जा रहा है। आपको लगता है कि ये बैलेंस कैसे हो पाएगा? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बजट जो है SSS पे फोकस्ड हो तो कहीं ना कहीं ये राहत भरा बजट होगा। हम बात करें SSS, तो SSS में सबसे पहले आता है S से स्वास्थ्य। अगर आज देश में एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, आयुष्मान योजना, लेकिन हर वर्ग के लिए नहीं है। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाना चाहिए और उसकी लिमिट भी बढ़ाना चाहिए। दायरा मतलब ये हर वर्ग के लिए सुलभ होना चाहिए। इसमें ये बैरियर नहीं होना चाहिए कि इसमें किसको कौन पात्र है, कौन अपात्र है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा मीडियम इनकम ग्रुप को कि वो आयुष्मान जैसी योजना के दायरे में आता है, और उसका दायरा भी बढ़ के 10 लाख रुपए तक होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आज बजट सब लोग, तो और कहीं ना कहीं जो मेडिकल इंश्योरेंस कराता है, आज उसका जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल इंश्योरेंस कराता है, तो कहीं ना कहीं
उसमें भी जीएसटी है, बहुत बड़ा जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो उसमें वो 0 जीएसटी के साथ ऐसी योजना आगे बढ़नी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी, जिससे एक जो घर का बजट है वो मेडिकल में इजी रहे और फ्री रहे। हम बात करें दूसरी महिलाओं की, तो आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो एमएसएमई वर्ग में जो अपने नया स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको मुद्रा जैसी योजना में फिर से वही मुद्रा आज 10 लाख तक है, 20 लाख तक की घोषणा हुई थी, वो अभी इंप्लीमेंट नहीं है, उसका दायरा बढ़ना चाहिए। यंग एंटरप्रेन्योर्स को, महिला वर्ग को, जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत है, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि फॉरेन में या इंटरनेशनल पे इन सबको लो इंटरेस्ट रेट में काम करने की आजादी है, तो इनको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिलेगी। दूसरी एस की बात कर रहा था मैं शिक्षा की, तो सर्व शिक्षा सुलभ हो, और जो थोड़ी बात शॉर्ट में कीजिए और मेहमानों का भी जाना है, थोड़ा सा संक्षेप कर दीजिए बात को अपनी जरा। जी। और तीसरा मैं बात कर रहा था स्वच्छता की, तो अगर हम एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें ईवी व्हीकल्स आ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए ईवी व्हीकल का हर क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबलाइज ये बात जाएगी कि हम लोग कार्बन इमिशन की बात भी कर रहे हैं, साथ ही हम कहीं ना कहीं अपने घर का बजट भी कम कर रहे हैं। तृप्ति, 2 बातें मैं भी रख देता हूं यहाँ सरमन अगेली जी के सामने। सरमन जी, एक तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर क्या क्या संभावनाएं है, और टैक्स स्लैब। देखिए, आपने बिल्कुल अच्छे सवाल किए हैं। चूंकि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है, चूंकि दिल्ली में सारी चीजें होती हैं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में ना आए, तो उस तरह की बजट की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन से बहुत सारी चीजों की उन्होंने परमिशन ले ली हो, भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसका वो ऐलान कर सकते। जहां तक मेरी एक जानकारी है कि इस समय भारत एक बड़ी उपलब्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस बजट में एआई को लेकर एक नई तरह की चीजें सरकार पेश कर सकती है, जैसे हेल्थ को लेकर, शोध को लेकर, आपराधिक न्याय को लेकर, शिक्षा में, व्यवसाय में, वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके फैसले लेने में जो एक ह्यूमन जो प्रदर्शन होता है, जो मानव प्रदर्शन होता है, उससे आगे निकलने पर सरकार का फोकस रहेगा कि हम कैसे एआई के सेक्टर में, एआई के माध्यम से भारत को कैसे आगे ले जाएं, कैसे भारत की मेधा को, कैसे भारत के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको हम कैसे एआई के थ्रू आगे बढ़ाएं। और ये बही खाता तो बनकर तैयार हो चुका है। आज भले कुछ घंटों पहले तक हम एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं इस पर, लेकिन बही खाता बनकर तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार करना होगा कल सुबह 11 बजे का, जब बजट पेश होगा। तो उम्मीद यही है कि मिडिल क्लास को, सभी वर्गों को राहत मिले और अलग अलग सेक्टर्स में हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की के रास्ते बने। एक रोड मैप, लंबा रोड मैप, और शुरुआत अभी हो तो अभी से असर दिखे, ऐसी उम्मीद सभी को है। मैं लौटती हूं फिर से उस बात पर कि क्या कह दिया सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की इतनी बड़ी लीडर ने। धनंजय जी, आपको लगता है कि इसी बोलने की लापरवाही की वजह से राहुल गांधी को कोर्ट में खड़े होना पड़ा था, जमानत मिली थी, संसद की सदस्यता चली गई थी? क्या बोलने की बात आपके नेताओं को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस भाषा का इस्तेमाल कैसे और किस तरीके से किया जाना चाहिए? देखिए दीप्ति जी, राहुल गांधी जी पर जो फर्जी और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे, जिसमें आपने जिक्र किया माननीय न्यायालय का, सदन से जिनको निलंबित करने का, मतलब सेवा समाप्त करने का, वही न्यायालय ने उन सारी बातों को खारिज करके तुरंत उनको सदस्यता बहाल कर दिया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा समझ में आ गया है। आज फिर भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा रच रही है। मैंने तो कहा ना कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेता लगातार, छोटे से लेकर बड़े नेता, एक गरीब आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बनाया, तो क्या अपमान नहीं है? ये तो हमारे देश के राष्ट्रपति है, महामहिम जी है। दूसरी बड़ी बात, असल मायने में आप समझना होगा कि इस बजट में जो जनता को सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जनता को जो अपेक्षा इस बजट से, वो ये पूर्ति नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो जनता का ध्यान कैसे भटका है? इसके पहले के सदन कार्यकाल आपको याद होगा जिस प्रकार से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, तो पता है उनको वापस जाके वो अपमान है, ये अपमान नहीं है, ये दोहरा मापदंड है। तो आप कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों का अपमान करती है। राजीव जी, कांग्रेस पार्टी को हराने की कोशिश की, आदिवासियों का अपमान करती है। केवल खानदान, केवल गांधी खानदान, आप दोनों पूरा भारत वहीं से शुरू वहीं से खत्म। आप दोनों इस डिबेट का अपमान कर रहे हैं, ये दोनों इस डिबेट का अपमान कर रहे हैं। शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए। धनंजय जी 1 मिनट रुकिए, धनंजय जी 1 मिनट रुकिए, धनंजय जी रुकिए, धनंजय जी रुकिए, 1 मिनट रुकिए। माफी मांगे भाजपा। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
पहले तो मैं आप मेहमानों से गुजारिश करता हूं, राजीव जी खासकर मैं आपसे करता हूं, जब एक मेहमान बोले काहे आप चिल्ला रहे हैं, क्यों जोश और जज्बात दिखा रहे हैं, जब बारी आएगी तो बोलेंगे। नहीं धनंजय जी समझाने दीजिए, धनंजय जी समझाने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे के खिलाफ, बोलिए लेकिन अपनी बारी पे बोलिए, काटिए मत, ऐसे मत काटिए पीछे बोल के फिर आवाज डिस्टर्ब होती, समझ में कुछ नहीं आता, चिल्लाना थोड़ी ना, बात करनी है। धनंजय जी पहले बोल लीजिए आप। मैंने कहा ना, इस बजट में जो देश के युवा रोजगार के इंतजार कर रहे हैं उनको इस बजट से कुछ नहीं मिल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर में जो किसान बैठे हुए हैं, जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली के भीतर घुस नहीं दे रही है और किसान सम्मान की बात करती है, उन किसानों के साथ धोखा होने वाला है। इस बजट में देश के गृहणियां, आपको बताता हूं दिव्यांशु जी, इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1.5 करोड़ कामकाजी महिलाओं से काम छीना गया है और इनके पास तो कुछ रास्ता ही नहीं है, ना तो वादा पूरा कर पा रहा है, ना महंगाई कम कर पा रहा है, ना रोजगार कर पा रहा है। एक चीज बजट में फायदा होगा 2 लोगों को, जो विनिवेशीकरण की पॉलिसी लाएंगे वो दोनों लागू होगा, बाकी देश की जनता के हाथ में कुछ नहीं आएगा। जवाब राजीव जी। जी देखिए, ये देश देख रहा है किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दलितों का अपमान किया, अंबेडकर जी का अपमान किया और आज आदिवासी का अपमान कर दिया। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को एक कतई हजम नहीं होता कि ये देश आर्थिक प्रगति की ओर दौड़ पड़ा है। ये देश चाइना से लेकर अमेरिका तक के सामने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लेकर तमाम इंडस्ट्री को लेकर ये देश आगे बढ़ रहा है। और जो उग्र वामपंथी, ये देखिए आप धनंजय जी फिर तो 70 सालों का हिसाब देखा जाएगा। देखिए अभी दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सरकारें गई और आज देश कहां पहुंचा, इस पे कैलकुलेशन हो जाएगा। जी ये दलगत सरकारें तो ये देश उग्र वामपंथी जो इनके सलाहकार है कांग्रेस के, वो उग्र वामपंथी ये चाहते हैं कि ये देश आगे न बढ़े। किया गया है और देश बेचने वाले के खिलाफ हम न बोले कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, सरकार आती है और जाती है, पर देश बेचने वालों को पहले रोकना है। राजीव जी जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए ये जो उग्र वामपंथी समूह से जो राहुल गांधी जी घिरे हुए हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि उग्रवादी के संगी लोग हैं क्या, पूरे देश का अपमान करते हैं। आप अमेरिका में जाते हैं, दंगा करते हैं, आप लोग दलगत राजनीति से उठा के कहां लेके आ रहे हैं। बात आम जनता की कर लीजिए, जिसकी सोच और समझ में सिर्फ इतना है कि उसको राहत मिले, महंगाई से राहत मिले, रोजगार मिले। दोबारा आएंगे आपके पास में, दोबारा आएंगे आपके पास में। अजय देवनानी जी, अजय देवनानी जी, आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था में जब सोचा समझा नीतियां बनाई जाती है तो वो कैसी रहनी चाहिए, कैसी नीतियां रहनी चाहिए? अर्थशास्त्री को सुन लेते हैं धनंजय जी। नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी अंबानी को समर्पित कर रही है। सुन लीजिए धनंजय जी, एक मिनट, अर्थशास्त्री को सुन लेते हैं। अजय जी, नीतियां कैसी हो, क्योंकि फिर बात है दोनों, जब राजनीति होने लग जाती है तो बात होती है कि आज भी चावल बांटा जा रहा है गरीबों को, आज भी ऐसा है। हिंदुस्तान की अर्थनीति उस आजाद होने के बाद से अब तक आपको क्या लगता है कहां पहुंचा है देश? जी निश्चित तौर पे 2014 के बाद हम देखें और इसके बाद 2014 के बाद जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है और कहीं ना कहीं हम देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में भी एक रिसेशन पीरियड आया था, उस टाइम भी उन्होंने एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में देश की इकोनॉमी को संभाला और आज फिर हमने कोविड टाइम में देखा कि कैसे बहुत हमारे आसपास सराउंडिंग इकोनॉमी क्रैश हुई। इसके बाद लगातार रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल और गाजा वाला सब हम लोगों ने देखा। इन सब इंटरनेशनल चीज़ों का भी इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं संभली क्योंकि हमारी सारी पॉलिसीज मुझे ऐसा लगता है विजन के साथ थी। और मुझे ऐसा लगता है आने वाला बजट भी जो कल जो बजट होगा वो भी 1 फ़रवरी का जो बजट है वो देश को कैसे हमने कोविड के बाद सीखा कि कैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत हम देश को ग्रो कर सकते हैं। हमें देश में कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमें गो वोकल फॉर लोकल मार्केट्स के में हमने एक नारा दिया, उसमें हमें कैसे लोकल मार्केट को हम स्ट्रेंथ करेंगे तब हम इंटरनेशनल मार्केट में फाइट कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कल का बजट की जो नीतियां होंगी वो बड़ी नीतियां और बिल्कुल तृप्ति, बड़ी नीतियों की बात भी हो रही है, बदलाव की बात भी हो रही है, उम्मीदों की बात भी हो रही है, लेकिन